भाइयों और उनकी बहनों, इस पूरी दुनिया में मैं अकेला इकलौता ऐसा टॉप लेवल का एम्परर रेल्म कल्टीवेटर बचा था जिसके नाखून के बराबर भी किसी की औकात नहीं थी। लेकिन इतना पावरफुल होने के बाद भी मैंने सोचा छोड़ो यार, क्या ही रुलाना लोगों को, और मैं चुपचाप आम इंसानों की तरह गुफा पहाड़ों में पूरे 100 साल तक आजादी की जिंदगी जीने लगा। हालत यह थी कि ट्रैवलिंग के नाम पर मैं कभी उड़ता नहीं था, पेट्रोल बचाने के लिए नहीं, शराफत के लिए, और शिकार के नाम पर सिर्फ तीर कमान चलाता था। अब आप सोचोगे कि इतना बड़ा ज्ञानी बाबा अचानक से किसान क्यों बन गया, तो सुनो, इसका पूरा क्रेडिट जाता है उस कमीने धोखेबाज सिस्टम को। जब मैं एम्परर रेल्म का लेवल क्लियर करके इस मनहूस पहाड़ से आजाद होने ही वाला था, तभी उस खड़ूस सिस्टम ने बीच में उंगली कर दी। बोला, बेटा ये दुनिया तुम्हारी पावर झेल नहीं पाएगी, अगर बाहर निकले तो ब्लास्ट हो जाएगा। और बस मेरा बाहर निकलना बिल्कुल बैन हो गया। लेकिन कहते हैं ना, मर्द की किस्मत कब पलट जाए कोई नहीं जानता। एक दिन एक गजब की सुंदर लड़की, जिसे 3 हट्टे कट्टे गुंडे चेज कर रहे थे, भागते हुए सीधा मेरी टेरिटरी में घुस आई। ठीक उसी टाइम पर सिस्टम की आत्मा जागी और उसने मुझे एक मैंडेटरी मिशन चिपका दिया, इस कुड़ी को बचाओ और एम्परर रेल्म का जैकपॉट ले जाओ। मैंने सोचा चलो थोड़ा पुण्य का काम कर लेते हैं, पर जैसे ही मैंने केबिन से बाहर कदम रखा, उस सस्ते सिस्टम ने मेरी सारी पावर्स को लॉक कर दिया। अब सीन ये हो गया कि मुझे उस लड़की को बचाना था, पर यहाँ पूरे रास्ते वो लड़की मुझे गुंडों से बचा रही थी। क्या इज्जत रह गई मेरी। किसी तरह मैं उसे उठाकर केबिन के अंदर लाया, और भाई केबिन के अंदर आते ही मेरी पावर अचानक से ऐसे ब्लास्ट हुई जैसे दिवाली का पटाखा। मैंने बस हवा में हाथ हिलाया और उन तीनों पीछा करने वालों का टाटा बाय बाय हो गया। वो सीधा ऊपर पहुंच गए। वो लड़की अभी सोचने ही वाली थी कि ये क्या जादू टोना हुआ, तब तक वो बेहोश हो गई। उसे बचाने के लिए मैंने सिस्टम से कहा, अबे ओए कोई बढ़िया सी हीलिंग दवाई दे, पर उस खच्चर सिस्टम ने मुझे धोखे से ड्रैगन फिनिक्स पिल दे दी। नतीजा, मेरी शरीफ इनोसेंट लाइफ का कचरा हो गया और वो लड़की मेरे जिस्म की दुश्मन बन गई। ठीक होते ही उसने मुझे ऐसे घूरा जैसे अभी कच्चा चबा जाएगी, और निकल गई। मुझे लगा चलो बला टली, पर कहानी में ट्विस्ट तो अब आना था। 2 साल बाद एक इंपीरियल डायनेस्टी का जनरल अचानक हांफते कांपते आया और मेरी गोद में एक बच्ची को फेंक कर बोला, मुबारक हो, आप बाप बन गए हैं, और खुद गोली की रफ्तार से भाग गया। अब चलो जरा चलते हैं हजारों मील दूर एक शाही महल में। वहां वही ब्यूटीफुल लड़की एक बड़े से थ्रोन पर बैठी थी। वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं थी, बल्कि किंगू डायनेस्टी की डेंजरस एम्प्रेस शिनीची थी। 2 साल पहले का किस्सा याद करके वो गुस्से में अपने दांत पीस रही थी। उसने ठंडे लहजे में कहा, कमीना कहीं का, अगर मुझे ये डर नहीं होता कि उन तीनों डायनेस्टीज के दुश्मन मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाएंगे, तो मैं उसे तुम जैसे स्कैंड्रेल के पास कभी नहीं छोड़ती। एक बार उनका चैप्टर क्लोज कर दूं, फिर मैं खुद आकर अपनी बेटी को ले जाऊंगी और तुमसे पूरा हिसाब चुकता करूंगी। इधर पहाड़ों में सिस्टम ने डीएनए रिपोर्ट चेक करके कंफर्म कर दिया कि बच्ची मेरी ही है। मैं तो खुशी के मारे फूला नहीं समाया जा रहा था। आखिर पहली बार बाप बना था। पर वो जो छोटी बच्ची मेरी गोद में थी, उसके दिमाग में अलग ही चूर्ण चल रहा था। उसका नाम था शेन किंग। इस जन्म में वो भले ही एक एम्प्रेस की बेटी थी, पर पिछले जन्म में वो मूनफॉल किंग नाम की एक खतरनाक किंग रेल्म एक्सपर्ट थी। उसे 5 धोखेबाज कल्टीवेटर्स ने मिलकर मारा था। वो दिल ही दिल में गालियां दे रही थी, बेटा रुक जाओ, जैसे ही मेरी पावर वापस आएगी तुम सबको ऐसी जेल में डालूंगी कि रीइंकार्नेशन का रास्ता ही भूल जाओगे। मैंने उसकी आंखों में गुस्सा देखा तो मुझे लगा बेचारी को भूख लगी है। मैंने फटाफट सिस्टम से बीस्ट मिल्क निकाला और उसके मुंह में ठूंस दिया। शैन किंग की तो आत्मा ही कांप गई। वो छोटी बच्ची थी तो सिर्फ भू बाबू ही बोल सकती थी, पर अंदर ही अंदर चिल्ला रही थी, अबे ओए मोटल, ये क्या गंदा दूध मेरे मुंह में डाल रहा है, छोड़ मुझे। टाइम निकलता गया। अब लोअर वर्ल्ड का एक नियम था, जैसे ही कोई अर्थ रेल्म के 9वें लेयर पर पहुंचता, ऊपर वाले उसे उठाकर अपर वर्ल्ड भेज देते, क्योंकि ये धरती उनका वजन नहीं झेल सकती थी। पर मैं तो वीआईपी था। सिस्टम ने मुझे एक ऐसा रोब दिया था जिसे पहनते ही मैं बिल्कुल इनविजिबल हो जाता था। मतलब मेरी पावर किसी को दिखती ही नहीं थी। एक दिन छोटी शैन किंग ठुमक हाइफन ठुमक कर मेरे पास आई। उसके हाथ में एक फटी पुरानी बुक थी और उसके दिमाग में चल रहा था, क्या इस बुक में लिखी बातें सच हैं? बोल तो वो सकती नहीं थी, तो बस अजीब ओ गरीब आवाजें निकाल रही थी। मैंने देखा बुक का नाम था रिकॉर्ड्स ऑफ द अपर वर्ल्ड। मुझे याद आया, ये तो मुझे सिस्टम से फ्री के साइन इन रिवॉर्ड में मिली थी। मैंने प्यार से उसे गोद में उठाया और बोला, बेटी, इस बुक में ना अपर वर्ल्ड की छोटी छोटी कहानियां हैं। शैन किंग को आया गुस्सा कि मैं यहां सीरियस सवाल पूछ रही हूं और ये मुझे बच्चे वाली कहानी सुना रहा है। उसने गुस्से में अपना छोटा सा सॉफ्ट हाथ मेरे गाल पर दे मारा। उसके हिसाब से वो एक जोरदार थप्पड़ था,
पर मेरे लिए वो सॉफ्ट टच जैसा था। मैंने हंसते हुए बुक खोली और किस्मत देखो, बुक ठीक उसी पेज पर खुली जहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था मूनफॉल किंग। मैंने कहा, देखो बेटी, यह है फेमस मूनफॉल किंग, है ना सुंदर। शैन किंग किंग की आंखें फटी की फटी रह गई जब मैंने आगे पढ़ा। मूनफॉल किंग का जन्म बड़े घराने में हुआ था। 3000 साल पहले उन्होंने बड़े बड़े सूरमाओं को धूल चटाई थी, पर 1000 साल पहले 5 शातिरों ने मिलकर उन्हें धोखे से मार डाला। शैन किंग किंग अंदर से पूरी हिल गई। ओ तेरी, इसका मतलब मैं सच में मर चुकी हूं और इतने साल बीत गए। उसने जल्दी जल्दी अगला पेज पलटा और वहां उस मास्टरमाइंड का चेहरा देख लिया जिसने उसे मारा था, लैन गोंगवा। अपने दुश्मन का चेहरा देखते ही बच्ची का खून खौल उठा। उसने गुस्से में एक छोटा सा पंच उस पोर्ट्रेट के सर पर दे मारा। और भाई, तभी एक गजब का सीन हुआ। अचानक आसमान से एक ऐसी भयानक तलवार निकल कर आई जैसे भगवान का कहर टूट पड़ा हो। आसमान से आवाज आई, एम्परर की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बच्ची तो डर के मारे फ्रीज हो गई। उसे लगा अब तो गई, पर तभी मैंने अपने मुंह से बस एक हल्का सा वर्ड निकाला, हट, और वो जाइंट हेवनली तलवार कांच की तरह छंछूर हो गई। शेन किंग किंग का दिमाग ही हिल गया। भैया, मेरा ये सस्ता सा पापा तो सुपरमैन निकला। आसमान के कहर को एक शब्द में उड़ा दिया। हाँ तो भाइयों, उस आसमानी तलवार को कंचे की तरह फोड़ने के बाद देखते ही देखते 2 साल और बीत गए। हम बाप बेटी उस पहाड़ों के बीच ऐसे मजे से रह रहे थे जैसे कोई 5 स्टार रिजॉर्ट हो। लेकिन पहाड़ के बाहर भाई साहब कतई गदर मचा हुआ था। हमारी वो जो खतरनाक एम्प्रेस बीवी थी ना, शिनेची, उसने उन तीनों राइवल डायनेस्टीज की ऐसी कुटाई की कि 2 साल में उनका नामो निशान मिटा दिया। खैर, एक और साल बीत गया। अब आज का दिन बहुत स्पेशल था। मैं आंगन में एक बहुत बड़ा लोहे का कढ़ा चढ़ाए खड़ा था। उस कढ़ाई में मैंने बड़ी मेहनत से दुनिया भर के जादुई जानवरों का खून पानी मिलाकर एक तगड़ा काढ़ा तैयार किया था। दरअसल आज मेरी लाडली बेटी का चौथा जन्मदिन था और आज ही के दिन उसकी असिजिक जागने वाली थी। शैन किंग किंग अपनी कल्टीवेशन खत्म करके जैसे ही बाहर आई, उसने मुझे उस विशाल कड़ाहे में बड़ा सा चमचा हिलाते हुए देखा। भाई, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखने लायक थे। वो अपनी आंखें बड़ी करके मुझे ऐसे देख रही थी जैसे पूछ रही हो, पापा, ये क्या नरभक्षी वाला प्लान है? मैंने बड़े आराम से कहा, अरे कुछ नहीं बेटा, आज तो तुम्हारे लिए स्पेशल सूप बना रहा हूं। शैन किंग किंग ने उस बड़े कड़ाहे को देखा और मन ही मन चिल्लाई, है भगवान, सूप बनाने के लिए इतना बड़ा पतीला। मुझे तो लगता है ये पापा सूप बना नहीं रहे, बल्कि मेरा ही सूप बनाने की तैयारी में है। अब वो बेचारी मन में ही शिकायत कर सकती थी, क्योंकि उसे पता था कि उसका ये कलयुगी बाप भले ही दिन भर सोता रहता हो, पर चीज बहुत डेंजरस है। आज उसका इनेट दाओ बॉडी जागने वाला था, जो पिछले जन्म की बॉडी से भी लाख गुना तगड़ा था। पर इसे जगाने के लिए भारी भरकम माल मसाला चाहिए था, जो इस कड़ाहे में उबल रहा था। तभी अचानक उस कड़ाहे में से एक ऐसी भयंकर और डरावनी पावर निकली कि शैन किंग किंग 2 कदम पीछे हट गई। कड़ाहे के ऊपर एक बहुत बड़ा हेवनली डेमन फीनिक्स का भूत मंडराने लगा, जिसकी दहाड़ से आत्मा काम जाए। शैन किंग किंग का दिमाग फिर से दही हो गया। वो सोचने लगी, अरे भाई, ये फीनिक्स खानदान वाले तो अपनी जान से ज्यादा बच्चों को प्यार करते हैं और इनकी मिनिमम पावर भी इमोर्टल किंग जितनी होती है, पर इस भूत की पावर तो इमोर्टल किंग से भी ऊपर की लग रही है। कहीं मेरे ये सीधे साधे दिखने वाले पापा कोई इमोर्टल एम्परर या उससे भी बड़े भगवान तो नहीं है? उसने आगे सोचना बंद कर दिया, क्योंकि बात उसकी समझ से बाहर थी। मैंने अपनी बेटी का डरा हुआ चेहरा देखा तो मेरा दिल पिघल गया। मैंने चमचा साइड में रखा और उसके पास जाकर उसे पुचकारते हुए बोला, डरो मत मेरी जान, ये जो बड़ा सा मुर्गा तुम्हें दिख रहा है ना, ये बस उसका थोड़ा सा ब्लड इंजेक्शन है, कुछ नहीं करेगा तुम्हें। इतना कहकर मैं थोड़ा दूर जाकर पीठ घुमाकर खड़ा हो गया, क्योंकि बेटी अब बड़ी हो रही थी और कड़ाहे में बिना कपड़ों के जाना था। जैसे ही मैंने पीठ घुमाई, शैन किंग किंग ने सुपरमैन की स्पीड से उस उबलते हुए कड़ाहे में छपाक करके छलांग लगा दी। और भाई, उसके अंदर कूदते ही मौसम का ऐसा गियर बदला कि मानो दुनिया का एंड आ गया हो। साफ आसमान में अचानक काली घटाएं छा गईं और हजारों बिजलियां उस पहाड़ पर ऐसे गिरने लगी जैसे आसमान से मुक्के बरस रहे हों। आस पास के जितने भी बड़े कल्टीवेटर्स थे, उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। भाई, ये क्या बवासीर है? अचानक सारी दुनिया की जादुई पावर एक ही जगह क्यों भाग रही है? क्या वहां कोई खजाना छुपा है? कईयों ने तो बहती गंगा में हाथ धोने की सोची और पहाड़ की तरफ बढ़ने लगे, पर जो भी पास गया, ऊपर से कड़कती हुई बिजली ने उसे ऐसा तड़का लगाया कि वो सीधे परलोक सिधार गया। इसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई पैर आगे बढ़ाने की। उधर हमारी एम्प्रेस बीवी शिनीची को जैसे ही ये खबर मिली, वो अपनी सांतवे लेयर की अर्थ रेल्म पावर चमकाते हुए बुलेट ट्रेन की स्पीड से निकल पड़ी। उसे किसी खजाने वजाने से कोई मतलब नहीं था। उसे तो बस अपनी बेटी को सही सलामत वापस लाना था और उस कमीने पुरानी ड्रैगन फिनिक्स पिल का बदला लेना था। लेकिन जैसे ही वो पहाड़ से 10 मील की दूरी पर पहुंची, 3 बूढ़े कल्टीवेटर्स ने उसका रास्ता रोक लिया और मैडम जी,
जरा रुकिए, खजाना तो उसी को मिलेगा जिसकी किस्मत में होगा। शिनिची ने अपनी आंखें छोटी की और कड़क कर बोली, रास्ते से हट जाओ बुड्ढो, मुझे तुम्हारी इस लालच की दुकान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं बस अपनी बेटी को लेने आई हूं। पर भाई, खजाना चीज ही ऐसी है, वहां खड़े किसी भी कल्टीवेटर को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। हाँ तो भाइयों, हमारी एम्प्रेस बीवी शिनेची ने उन तीनों बूढ़े कल्टीवेटर्स को साफ साफ कह दिया था कि उन्हें रास्ता छोड़ देना चाहिए। पर वो बुढ़े तो ऐसे अड़ गए थे जैसे राशन की दुकान पर खड़े हों। शिनीची का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपनी डेंजरस ऑरा चमकाते हुए कहा, एक एक हाथ काट के निकल लो यहां से, वरना आज तुम्हारा वो हाल होगा जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जैसे ही वो जबरदस्ती पहाड़ के अंदर घुसने वाली थी, तभी आसमान से एक भारी और घमंडी आवाज गूंजी, अरे अरे एम्प्रेस साहिबा, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। खजाना तो उसी का होगा जिसकी किस्मत चमकेगी, आप थोड़ा पीछे हट जाइए। और भाई, तभी आसमान में दर्जनों कड़कती हुई पावर्स के साथ विलेंस की पूरी बारात उतर आई। बोलने वाला कोई और नहीं, अपनी पीठ पर लाल रंग की हड्डी वाली तलवार टांगे डोंगफांग जियान था, जो खुद 7वें लेयर का एम्परर रेल्म का गुंडा था। उसे देखते ही शिनीची का दिल बैठ गया। ओ तेरी, ये डोंगफांग खानदान वाले भी आ गए। हद तो तब हो गई जब छिपे हुए सारे पुराने कल्टीवेटर्स, जो अब तक चूहे की तरह बिल में दुबके थे, एक एक करके बाहर आने लगे। देखते ही देखते 4 बड़े एम्परर रेल्म के बुड्ढे वहां जमा हो गए। तभी एक कतई नशीली और सुरीली आवाज आई, क्यों ना हम सब मिलकर अंदर चलें? खजाना ढूंढना ही हमारा मेन मोटिव होना चाहिए। सबने मुड़कर देखा तो वो अजूर हिल फॉक्स डेमन यानी लोमड़ी साम्राज्य की एम्प्रेस थी। बस फिर क्या था, इन सारे लालची कल्टीवेटर्स ने आपस में ही एक चोर चोर मौसेरे भाई वाला अल्जंस बना लिया। अब पहाड़ के बाहर चाहे कितनी भी पंचायत चल रही हो, मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। मुझे तो बस एक ही डर था कि अगर मैंने इन पर एक फूंक भी मार दी तो ये पूरी दुनिया ही कहीं ब्लास्ट ना हो जाए। पर हाँ, एक बात का टेंशन मुझे भी था, मेरी बीवी शिनेची वापस आ चुकी थी। 2 साल पहले जो मैंने उसके साथ कांड किया था सिस्टम की दवा के चक्कर में, उसे याद करके मुझे खुद लग रहा था कि भाई, हरकत तो कतई बेशर्मी वाली थी। तभी अचानक आसमान का रंग बदला और सारे काले बादल ऐसे गायब हो गए जैसे क्लास में टीचर के आते ही बच्चे गायब होते हैं। मेरी बेटी शैन किंग के शरीर से एक भयंकर लाइट का खंभा निकला जो सीधे आसमान को चीर गया। आसमान में 8 जादुई जानवरों के भूत नाचने लगे। मैं तो अपनी बेटी को कड़े में बैठा देख छाती चौड़ी करके सोचने लगा, आखिर बेटी किसकी है? कतई एम्पर वाला लुक है। ठीक उसी टाइम पर मेरे दिमाग में घंटी बजी, टिंग। होस्ट की बेटी ने इनेट दाओ बॉडी को सक्सेसफुली जगा लिया है। मिशन पूरा हुआ। और भाई, सिस्टम ने मुझे एक एम्परर लेवल कल्टीवेशन टेक्निक और साथ में अर्थ सोड हुयू नाम का एक चमचमाती चांदी जैसी तलवार गिफ्ट में दे दी। इस तलवार का इतिहास यह था कि 1 लाख साल पहले इसके मालिक ने अकेले 3 एम्परर रेल्म के उस्तादों को पानी पिलाया था। मैंने तलवार को हाथ में लिया, कतई हल्की, चांदी जैसी चमकती हुई और सुंदर। मैंने कहा, वाह, कतई जहर चीज है। तभी कड़ाहे में से एक छोटी और तोतली आवाज आई, पापा वो क्या है? मैंने नीचे देखा, शैन किंग मुझे घूर रही थी। मैंने हंसकर तलवार छुपाई और बोला, अरे कुछ नहीं बेटा, ये तुम्हारे बर्थडे का गिफ्ट है, पर अभी तुम्हें नहीं मिलेगा। अभी तुम ये बुक लो, दाओ रिकॉर्ड्स, ये तुम्हारी बॉडी के लिए एकदम परफेक्ट मैच है। शैन किंग ने बड़े अजीब मुंह बनाकर वो बुक पकड़ी और सोचने लगी, क्या मेरी ये नई बॉडी सच में इतनी खतरनाक है कि सीधे एम्परर लेवल की बुक मिल रही है? मैंने सिर हिलाया, हाँ बेटी, तुम अब भगवान की सगी बेटी बन चुकी हो। अब तुम्हें लाइफ में कभी स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। ये सुनकर हमारी रीइंकार्नेटेड क्वीन खुश हो गई। वो सोचने लगी, चलो बढ़िया है, पिछले जन्म में अगर थोड़ा और दिमाग होता तो उन 5 शातिरों के चक्कर में मरती नहीं। अब तो चुन चुन के बदला लूंगी। हाँ तो भाइयों, जैसे ही शैन किंग ने अपनी कल्टीवेशन बुक छुपाई, तभी आसमान से एक सफेद कपड़ों वाली अप्सरा सीधे हमारे आंगन में लैंड हुई। ये कोई और नहीं, हमारी खतरनाक बीवी और किंगू डायनेस्टी की एम्प्रेस शिनीची थी। वो कल्टीवेटर्स की बारात को पीछे छोड़कर सीधा यहां पहुंच गई थी। उसे देखते ही भाई साहब, मेरे तो तोते उड़ गए। चेहरे पर ऐसा पैनिक आया कि क्या बताऊं। पर शिनीची ने मुझे कतई भाव नहीं दिया। वो सीधे कड़ाहे के पास भागी, नीचे बैठी और प्यार से बोली, मेरी बच्ची, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? शैन किंग ने जब उस सुंदर औरत को देखा तो उसे समझ आ गया कि ये इस जन्म की उस कभी नहीं मिला, क्योंकि वो तो वहां की सन्यासी संत थी। वो ममता उसे आज फील हो रही थी। वो तोतली आवाज में बोली, मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूं। बेटी को सही सलामत देखकर शिनीची ने चैन की सांस ली और फिर उसने गर्दन घुमाकर मुझे देखा। मैं वहां मूर्ति बनकर खड़ा था, हिलने की भी हिम्मत नहीं थी। शिनेइची का चेहरा कतई बर्फ जैसा ठंडा हो गया। बोली, अगर मेरी बेटी को खरोंच भी आ जाती ना, तो मैं तुम्हें यहीं जिंदा गाड़ देती। मैंने डर के मारे हाथ हिलाते हुए कहा, अरे अरे, ऐसा कभी नहीं होता भाग्यवान, मैं तो बस सूप, मेरा मतलब है कल्टीवेशन करवा रहा था। इन दोनों को ऐसे सास बहू की तरह लड़ते देख शैन किंग को मन ही मन बड़ी हंसी आ रही थी। तभी शिनीची ने अपनी तीखी आंखों से बेटी को देखा,
जिससे वो पास्ट और फ्यूचर देख सकती थी। उसने चौंक कर मुझसे पूछा, ये जो बाहर आसमान में भूचाल आया था, ये किंग की वजह से था? मैंने भीगी बिल्ली बनकर सिर हिलाया। जी हाँ। उसने पूछा, ये कौन सी पावर्स हैं? मैंने कहा, इनेट दाओ बॉडी है जी, कतई खतरनाक चीज है। शिनीची सवाल पूछती गई और मैं बिल्कुल पुलिस स्टेशन के मुजरिम की तरफ फटाफट सच उगलती गया। जब सवाल जवाब खत्म हुए तो आंगन में कतई सन्नाटा छा गया। माहौल इतना ऑकवर्ड हो गया कि मैंने अपनी बेटी की तरफ देखा कि बेटा कुछ तो बोल, अपने पापा को इस चुड़ैल, मेरा मतलब है मम्मी, से बचा। पर भाई, मेरी बेटी तो कतई धोखेबाज निकली। उसने मुझे एक अपुन कुछ नहीं कर सकता वाला लुक दिया और मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी आप और पापा आराम से बातें करो, मैं जरा बाहर खेलने जा रही हूं। और वो 9-2-11 हो गई। मैंने मन ही मन कहा, लो कर लो बात। मेरी अपनी बेटी एन मौके पर हवा निकाल कर भाग गई। अब आंगन में सिर्फ मैं और मेरी बीवी बचे थे। मैंने हिम्मत जुटाकर एक गहरी सांस ली और कहा, देखो, उस दिन जो कुछ भी हुआ ना, वो दरअसल एक एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट शब्द मुंह से निकलते ही शिनेच के अंदर की चंडी जाग गई। उसकी आंखों से कतई मर्डर वाली वाइब्स आ रही थीं। वो चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस बात का नाम लेने की? दरअसल उस दिन उसने मुझे आम इंसान समझकर अपनी जान पर खेलकर बचाया था और मैंने होश में आते ही सिस्टम की दवा के चक्कर में उसका फायदा उठा लिया था। वो गुस्से में कांप रही थी, पर वो मुझे मार भी नहीं सकती थी क्योंकि बेटी को पापा की जरूरत थी। अचानक सिनीची ने अपना गुस्सा कंट्रोल किया, आगे बढ़ी और अपनी उंगली से मेरी ठुड्डी को ऊपर उठाते हुए कड़क आवाज में बोली, एक काम करो, चुपचाप मेरे महल चलो और मेरे पति बनकर रहो। मेरा तो दिमाग ही चकरा गया। मैंने सोचा, अबे ओए, मैं इस पूरी दुनिया का इकलौता और सबसे खतरनाक एम्परर हूं। मैं किसी के घर का घर जमाई या इंपीरियल कंसोर्ट बनूंगा? कतई नहीं, मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। मैं अभी चिल्लाकर मना करने ही वाला था कि तभी उस मनहूस सिस्टम ने दिमाग में दोबारा बम फोड़ा। टिंग, आपके पास 2 चॉइस हैं। चॉइस 1, बीवी के साथ घर जमाई बनकर महल जाओ, रिवॉर्ड पहाड़ से परमानेंट आजादी। चॉइस 2, बीवी को मना कर दो, पनिशमेंट इसी पहाड़ के अंदर पूरे 1 लाख साल की डिजिटल जेल। मैंने पहले आसमान को देखा, फिर सिस्टम को मन ही मन सो गालियां दी और कहा, सिस्टम तो कतई कमीना है, पर क्या करता? 100 साल से इस पहाड़ में कैद था और 1 लाख साल जेल में सड़ने से अच्छा था कि बीवी की गुलामी कर लूं। अपनी बची कुची इज्जत का कबाड़ा समेटते हुए मैंने हां कह दिया। आखिरकार 100 साल बाद मुझे इस पहाड़ से आजादी मिल रही थी। कुछ ही समय बाद का हैप्पी परिवार किंगू डायनेस्टी के शाही दरबार में पहुंचा। शिनीची ने तख्त पर बैठते ही मंत्रियों के सामने ऐलान कर दिया, आज से ये हमारे इंपीरियल लॉर्ड हैं और ये हमारी राजकुमारी। सारे मंत्री एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि भाई, मैडम अकेले शिकार पर गई थी और दामाद जी और 4 साल की बच्ची को साथ लेकर लौटी हैं। पर एम्प्रेस के खौफ के आगे किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। सबने झुक कर कहा, महाराज की जय हो, राजकुमारी की जय हो। दरबार के बाद मैं महल में चक्कर काट रहा था और बाहर पूरे साम्राज्य में ये खबर आग की तरह फैल गई कि एम्प्रेस ने गुपचुप शादी कर ली है। बाहर की जनता मुझे दिल का चोर और शहंशाह कह रही थी और इधर मैं जब महल की एकेडमी से गुजर रहा था तो वहां की लड़कियां मुझे देखकर आंखें भर रही थी और कह रही थी, हाय, हमारे नए राजा जी कितने हैंडसम हैं। उनकी कानाफूसी अभी चली रही थी कि अचानक आसमान ऐसे फटा जैसे किसी ने वीआईपी पटाखा फोड़ दिया हो। सबने ऊपर देखा तो भाई साहब, आसमान में एक इतनी बड़ी तलवार लटक रही थी कि पूरा महल उसके वजन से कांप रहा था। और तभी काले कपड़ों में दर्जनों गुंडे आसमान में प्रकट हो गए। उनकी औरा इतनी भारी थी कि कमजोर कल्टीवेटर्स तो वहीं घुटनों पर बैठ गए। मैंने जैसे ही ये देखा मेरा दिमाग खराब हो गया। अबे सालो, आज मेरी ऑफिशियल ज्वाइनिंग का दिन है। आज ही के दिन तुम्हें रायता फैलाना था। मैंने बस अपनी शर्ट की स्लीव को हल्का सा झटका दिया और वो जो दम घुटने वाला प्रेशर था ना, वो ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सिर से सींग। तभी महल के अंदर से 2 बूढ़े कल्टीवेटर्स बाहर निकले, लेकिन उनके शरीर से कतई मरने वाली बदबू आ रही थी। मतलब उनकी एक्सपायरी डेट पास आ चुकी थी। तभी काली आग के गोले उड़ाता हुआ एक बंदा एंट्री मारता है। वो इन बूढ़ों को देखकर हंसा और बोला, अबे ओए पुरानी हड्डियों, बड़ी बड़ी बातें मत करो। ये कोई और नहीं, उन तीनों तबाह हुई डायनेस्टीज का अकेला बचा हुआ राजकुमार जोस जियांग चेंग था, जो खुद 5th लेयर एम्परर रेल्म का विलेन था। वो यहाँ किंगू डायनेस्टी का नामो निशान मिटाने आया था। तभी अचानक 3000 से ज्यादा खुफिया कल्टीवेटर्स ने महल को घेर लिया। ये सब उसके स्पाई थे। तभी हमारी एम्प्रेस बीवी शिनीची लाल रंग के शाही जोड़े में बाहर आई, कतई खतरनाक लेडी कॉप वाले लुक में। वो जुओ जियांग को देखकर बोली, कचरा, आज तो यहां से जिंदा वापस नहीं जाएगा। उसने अपने पीछे चाओस फायर लोड चमका दिया। विलेन थोड़ा घबराया पर पागलों की तरह हंसकर बोला, शिनीची, मैं जानता हूं मैं तेरा मुकाबला नहीं कर सकता, पर क्या हो अगर मैं अपनी पूरी बची कुची उम्र ही कुर्बान कर दूं। और भाई, उसने अपनी लाइफ फोर्स की आहुति देकर शिनीची के चारों तरफ एक खतरनाक ब्लैक मैजिक का जाल, डेथ फॉर्मेशन बना दिया। वो हंसते हंसते वहीं राख हो गया, पर जाते जाते किंगू डायनेस्टी के पसीने छुड़ा गया।
उसके जाने के बाद उसके सारे गुंडे भावुक होकर रोने लगे। बाय बाय सर, हम मिशन पूरा करेंगे। हमारे महल के लोग भी सोचने लगे, बॉस हो तो ऐसा। अगर ये 10 साल पहले पैदा हुआ होता तो हमारी डायनेस्टी का तंबू उखाड़ देता। अब शिनीची उस जाल में फंस तो गई थी, पर उसे पता था कि ये जाल उसे मार नहीं सकता। वो बस टाइम पास कर रहा था। लेकिन तभी असली ट्विस्ट आया। आसमान को चीरते हुए वही पुराना विलेन डोंगफांग जियान दोबारा एंट्री मारता है। वो ऊपर से देखकर बोला, मैंने किसी से सुपारी ली थी, इसलिए मैं यहाँ एक तलवार का शॉट मारने आया हूं। और भाई, उसने आसमान से ऐसी तलवार चलाई कि मानो पूरी दुनिया के कल्टीवेटर्स का दी एंड होने वाला था। शिनीची बेचारी जाल में फंसी थी। वो पीछे से आ रहे ईश्वर को रोक नहीं सकती थी। महल के वो दो बूढ़े अपनी जान देने के लिए आगे बढ़े, पर काले कपड़ों वाले गुंडों ने सुसाइड बॉम्बर बनकर उन्हें रोक लिया। जब सबको लगा कि एम्प्रेस साहिबा का गेम ओवर होने वाला है, तभी भाई साहब, आपके भाई की एंट्री होती है। मैं सीधे शिनीची के पीछे प्रकट हुआ। मैंने जैसे ही अपनी चमचमाती अर्थ सोड हुई निकाली, उसकी एम्परर ऑरा देखकर डोंगफांग जियान की वो खतरनाक तलवार ऐसे उल्टे पैर भागी जैसे बिल्ली को देखकर चूहा भागता है। मैंने डोंगफांग जियान को देखा और कतई कूल अंदाज में बोला, बेटा, तूने किसी की सुपारी लेकर तलवार चलाई थी ना, तो सुन, मैंने भी किसी की रिक्वेस्ट पर यह तलवार उठाई है। जरा झेल के दिखा। और मैंने बस नॉर्मल तरीके से तलवार घुमाई, कोई तड़क भड़क लाइट नहीं हुई। पर भाई, उस हवा के झोंके से स्पेस में दरारें पड़ गईं। अगले ही पल आसमान से खून की बारिश होने लगी और बादल रोने लगे। ये तब होता है जब कोई बड़ा एम्परर मरता है। किंगू डायनेस्टी के सारे लोग हक्के बक्के रह गए। ओ तेरी की, डोंगफांग जियान तो एक ही झटके में कट गया। वही डोंगफांग जियान जो पिछले 3000 साल का सबसे बड़ा सुरमा था, जिसने दुनिया देखने के चक्कर में अपनी आंखें खुद फोड़ ली थीं ताकि तलवारबाजी पर फोकस कर सके, उसे तुम्हारे भाई ने बिना मौका दिए सीधे यमराज के पास पार्सल कर दिया। इस एक शॉट के बाद बाकी बचे कुचे गुंडों ने अपने हथियार डाल दिए और युद्ध खत्म हो गया। रातों रात मेरा नाम पूरी दुनिया में फैल गया। जो लोग मुझे लोफर और बीवी का गुलाम समझ रहे थे, वो अब कह रहे थे, भाई, दामाद जी तो कतई साक्षात भगवान निकले। अब चलते हैं डोंगफांग खानदान के हेडक्वार्टर में। वहां जैसे ही डोंगफांग जियान का सोल लैम्प बुझा, उनके कुल देवता डोंगफांग मिंग गुस्से से पागल हो गए। वो 9th लेयर के एम्परर थे। वो चिल्लाए, किसकी इतनी मजाल हुई जिसने मेरे बेटे को मारा? अभी के अभी पता लगाओ, मैं उसकी खाल उधेड़ दूंगा। लेकिन जब उन्हें पता चला कि मारने वाला कौन है, तो डोंगफांग खानदान के 3 बड़े बड़े दादा परदादा कतई शांत होकर बैठ गए। दरअसल डोंगफांग जियान उनका वो लाडला घोड़ा था, जिस पर उन्होंने अपनी पूरी जायदाद लगा दी थी ताकि वो इमोर्टल बन सके। क्योंकि 1000 साल पहले एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि इस दुनिया का इमोर्टल बनने का रास्ता ब्लॉक है। लेकिन जैसे ही दुनिया में एम्परर रेल्म के कल्टीवेटर्स की संख्या एक फिक्स नंबर तक पहुंचेगी, वो अमर होने का रास्ता दोबारा खुल जाएगा। इसलिए उन्होंने जियान को पाल पोसकर बड़ा किया था। अब उसके मरते ही उनका सारा प्लान पंचर हो गया था। उनमें से एक गुस्सेल बुढ़ा डोंगफांग कुआंग खड़ा हुआ, जो सिर्फ जिम जाकर यानी फिजिकल स्ट्रेंथ से एम्परर बना था। वो आंखें लाल करके बोला, चलो, मैं खुद जाकर उस नए दामाद की हड्डी पसली एक करता हूं। पर तभी उनके सबसे बड़े लीडर डोंगफांग मेन ने उसे हाथ दिखाकर रोक लिया। चौथे भाई, जोश में होश मत खो, थोड़ा रुक जा। पर कुआंग चिढ़कर बोला, अरे क्या रुक जा, वो सिर्फ एक मामूली किंगू डायनेस्टी है। अगर हमारे इंपीरियल क्लान्स को नाम और फेम की पड़ी होती ना, तो वो शिनीची नाम की औरत कभी पूरी साउथ रीजन की क्वीन नहीं बन पाती। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय, सायोनारा।